तो बेटा ये हमें कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जिसमें इसने ए बी सी का एक कर्व दिया हुआ है टाइम के रेस्पेक्ट में, और ये कहा है कि डिवाइस को आइडेंटिफाई कीजिए, ए बी सी की वैल्यू बताइए, और वो डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के बाद उसके वी आई रिलेशन को भी डिराइव कीजिए। तो ये रिलेशन आपको डिराइव करवा रखा है, और ये पिछले वीडियो में भी हमने इसको एक्सप्लेन किया था। तो देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कह रहा है कि एक्स को आइडेंटिफाई करो। तो हमें पता है कि एक्स है वो कैपेसिटर है, क्योंकि हमें जो दिखा इस ग्राफ के अंदर उसमें ये पता लगा कि करंट है ना वो लीड कर रहा है वोल्टेज में, और इसमें जो ए है, बी है, सी है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो बी है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोल्टेज को, और जो सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, करंट को, और जो ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास जो इसका तीसरा पॉइंट है उसमें कह रहा है कि इम्पीडेंस है ना वो कैसे वेरी कर रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर की बात हो रही है, और कैपेसिटर में इम्पीडेंस मतलब रेजिस्टेंस है वो किससे लिखा जाता है, एक्स सी। एक्स इसके बराबर 1/ω/c, जो कि फ्रीक्वेंसी की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आएगा बेटा हमारे पास, कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा ओमेगा और एक्सी के बीच में, या न्यू और एक्सी के बीच में एक ही बात है, दोनों के अंदर ग्राफ ऐसे ही आएगा। चौथा की हम बात करें तो ये कह रहा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन द सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद वोल्टेज। तो हमें रिलेशन आपको पढ़ाया था मैंने, करंट कैपेसिटर का, करंट और वोल्टेज का जो वेरिएशन हमने शो किया था वो हमें यहाँ डिराइव करना है पूरा डेरिवेशन। तो हम अप्लाइड वोल्टेज क्या लेंगे, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और हम जानते हैं कि चार्ज स्टोर होता है Q बराबर CV, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे dQ/dt, दैट इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास C और d/dt और इंटू V। तो ये तो बन जाएगा I एंड दैट विल बी C, और इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो मैं सीधा ही आंसर लिख देता हूँ, I बराबर ये आएगा बेटा V0 अपॉन में XC कोस ओमेगा टी, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर आएगा इसका I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो ये डेरिवेशन आपको करना है। इसमें 5 नंबर का ये क्वेश्चन था जो 2000 बोर्ड में 2017 में पूछा गया था। ये तो सारे एक एक नंबर के हैं, ये डेरिवेशन आपका तीन नंबर का है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। ये डेरिवेशन आपको करवाया हुआ है, इसका सिर्फ v की वैल्यू यहाँ रखकर इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये डेरिवेशन आपको करवाया हुआ है इसमें। ठीक है। तो बेटा ये एक NCERT न्यूमेरिकल है जिसमें कह रहा है कि स्मॉल टाउन को डिमांड है 800 किलोवाट पावर की, इलेक्ट्रिक पावर एट 220 वोल्ट एंड 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द जनरेटिंग प्लांट एट 440 वोल्ट। जनरेटिंग प्लांट 440 वोल्ट पर है, रेजिस्टेंस वायर का 0.5 ओम है पर किलोमीटर। तो कह रहा है कि तो लाइन में पावर लॉस बताओ, और अगर नेग्लिजिबल पावर लॉस हो तो इसमें टोटल पावर बताओ, और कैरेक्टराइज करो स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इफ़ यू यूज़ इन दिस प्लांट। न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है कि एक टाउन है जिसको डिमांड है पावर कितनी, 800 किलोवाट। तो पहले इस किलोवाट को वाट में कन्वर्ट कर लो, 800 गुणा 10 की पावर 3 वाट हो गया। फिर ये कह रहा है कि 800 किलोवाट की पावर डिमांडेबल है, और इलेक्ट्रिक पावर है ना वो 220 वोल्ट इसे दी गई है, विच इज़ सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक प्लांट जनरेटिंग ए पावर ऑफ 440 वोल्ट एंड द रेजिस्टेंस। और इसने कहा है कि भाई 2 वायर हैं जिनका वायर का रेजिस्टेंस एक का कितना है, 0.5 ओम, और ये कह रहा है 15 किलोमीटर की ये ट्रांसमिशन लाइन है, और ये 2 वायर हैं, तो वायर 2 हैं और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 किलोमीटर। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि 0.5 ओम जो रेजिस्टेंस है वो पर किलोमीटर है, तो 15 जाने के, और भाई 2 वायर हैं तो 15 और 15 2 वायर हो जाएंगी ना ऐसे, तो 15 इसके लिए और 15 इसके लिए, तो 15 दूनी 30, और भाई टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा कितना हमारे पास, यहाँ से 0.5 का मतलब 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 15 ओम हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पावर हमें मिल गई, रेजिस्टेंस हमें मिल गया वायर्स का। अब ये कह रहा है कि जो टाउन है विच गेट्स पावर फ्रॉम थ्रू ए 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है,
तो इसका मतलब जो VRMS है वो हमें दे रखी है कितनी बेटा, 4000 वोल्ट, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का हमें यूज़ करना है, ठीक है। और एस्टिमेट द पावर लॉस, तो भाई जब टाउन को इतनी पावर सप्लाई की ज़रूरत है और वायर का रेजिस्टेंस इतना है और हम अप्लाई कितनी कर रहे हैं, 4000 वोल्ट से 220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, तो पावर लॉस बताओ कितना होगा। तो भाई रेजिस्टेंस मेरे पास है, VRMS मेरे पास है, पावर का एक फ़ॉर्मूला है, पावर लॉस का एक फ़ॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है पावर लॉस हमारे पास, I² × R, ये पढ़ा है ना। तो भाई I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V × I। तो भाई VRMS हमें दे रखा है कितना, 4000, ये RMS है वैल्यू, ध्यान रखना। तो यहाँ पे भी RMS आप लिख सकते हो। तो 4000 गुना में RMS कितना हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। पावर कितनी दे रखी है, 800 किलो 10⁻3। इसको सोल्व करेंगे तो भाई IRMS कितना आ जाएगा हमारे पास, 800, 1000 से 1000 कट जाएगा इधर, 800/4 दैट इज़ इक्वल टू 200 एम्पियर। करंट आ गया। अब पावर लॉस निकाल लो, तो कितना आएगा, 200 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस कितना, 15। भाई वायर का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस 15 ही है, तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, 1 2 3 4 × 15, 15 चौक कितना आ गया बेटा, 60। 1 और 1 2 3 वे 4 और 1 5, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 600 किलोवाट पावर लॉस हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले पॉइंट का आंसर मुझे पता लग गया कि भाई पावर लॉस कितना होगा जब मैं 4000 वोल्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ, 4000 वोल्ट 220 वोल्ट 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं सब स्टेशन में, तो उस समय उसको इतना लॉस होगा एनर्जी का। फिर इसने दूसरा पॉइंट जो, ये तो इसका पहला पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में उसने ये कहा है कि भाई हाउ मच पावर मस्ट बी प्लांट सप्लाई अज्यूमिंग देयर इज़ ए नेग्लिजिबल पावर लॉस। अगर पावर का लॉस ही नहीं हुआ, फिलहाल कितना लॉस है, 600, और कह रहे हैं पावर का लॉस नहीं हुआ ना, तो बताओ हाउ मच पावर मस्ट प्लांट सप्लाई। तो प्लांट से कितनी सप्लाई हुई, तो 800 तो इसको चाहिए थी डिमांड, और लॉस कितना हुआ 600 का, तो टोटल पावर कितनी हो गई हमारे पास, इफ़ देयर इज़ नो लॉस टोटल पावर कितनी होगी, 800 किलोवाट में 600 किलोवाट और जोड़ दो, तो हमारे पास टोटल पावर कितनी आ गई, 1400 किलोवाट, ठीक है। ये NCERT का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। NCERT का ये क्वेश्चन है और इसमें गलती मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है। अब इसके तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। फिर ये कह रहा है कि भाई करेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एट द प्लांट। अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाएं तो उसकी करेक्टरिस्टिक बताओ। तो उसके लिए पहले तो भाई स्टेप अप का मतलब वोल्टेज बढ़ती हुई मिले हमें। अभी हम अप्लाई कितनी कर रहे थे, 4220, ठीक है। तो हमें अप्लाइड वोल्टेज है भाई, देखो स्टेप डाउन में तो क्या दे रखा था हमें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर तो वो कह रहा था 4000 से 220, तो ये हो रहा है ना, ये अप्लाइड है और ये आउटपुट है। लेकिन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जब मैं यूज़ करूँगा स्टेप अप, तो ऑब्वियस सी बात है अप्लाइड कम होनी चाहिए और आउटपुट है वो ज़्यादा मिलनी चाहिए, ऐसा ही कुछ करेंगे। और न्यूमेरिकल में ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि भाई इलेक्ट्रिक प्लांट है ना, वो जनरेट कर रहा है पावर 440 वोल्ट, तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर की अप्लाइड तो हो गई 440, मुझे तो टोटल चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो वोल्टेज ड्रॉप वायर के अक्रॉस, ऑनलाइन कर लो या वायर कर लो, ऑनलाइन कितना आ जाएगा हमारे पास, ओम्स लॉ लगा दो, I × में R। I तुमने कितना निकाला था, 200, रेजिस्टेंस कितना 15, तो कितना आ गया बेटा, 15 दूनी 30, 3000 वोल्ट। ये तो इसके अक्रॉस आया है।
वोल्टेज ड्रॉप जो हुआ है वो कितना आया 3000, अप्लाई कितना कर रहे थे शुरुआत में तुम 4000, तो नेट आउटपुट कितनी आ जाएगी हमारे पास, जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज फॉर ट्रांसमिशन, भाई ये तो ड्रॉप है ना, ड्रॉप वोल्टेज कितनी आई वायर के अक्रॉस 3000, अगर मान लो ड्रॉप नहीं होती तो 4000 में दे रहा था 3, ये हो गई, तो टोटल वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए कितनी होगी 7000 होगी ना, 7000 वोल्ट, बिकॉज 3000 ये हैं और 4000 तुम अप्लाई कर रहे थे, 4 और 3 कितने हो गए 7। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई जो पावर जनरेटेड है, इट मीन्स जो भाई पावर जनरेटेड है 440 वोल्ट फॉर द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वो कितनी होगी फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, $440 वोल्ट टू 7000 वोल्ट। ठीक है बेटा, ये बेटा बोर्ड में आया हुआ एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें 3 स्टूडेंट्स वेरिएशन एक्सप्लेन किया गया है करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, और ये कह रहा है कि अगर इंडक्टर सेम हो तो बताओ इनके कैपेसिटर और इनके रेजिस्टर की वैल्यू क्या होगी, एंड ऑल्सो फाइंड आउट द क्वालिटी फैक्टर रिलेशन ऑफ दीज वेरिएशन, एंड व्हाट वी कंक्लूड दैट द इम्पीडेंस, तो वैल्यू बतानी हमें इम्पीडेंस की एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक क्वेश्चन है जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है, जिसमें इसने कहा है कि 3 स्टूडेंट ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और करंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ये ग्राफ आया। अब ये रेजोनेंस वाला ग्राफ है बिल्कुल करंट और फ्रीक्वेंसी के, जिसमें हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा नोट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब अगर ये और तीनों के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सेम है, और न्यूमेरिकल में इसने साफ साफ बोला है कि इंडक्टेंस है ना, एल की वैल्यू सभी के लिए सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि एल एक्स है वो भी बराबर है किसके, एल वाई के, और वो किसके बराबर है, एल जेड के। क्लियर है, ये उसने गिवन है, ये बात तो उसने दी हुई है, और हमें पता है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा नोट होगी उसके ऊपर क्या होगा 1/√LC। अगर ओमेगा नोट सभी के लिए सेम है, एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तीनों के लिए ओमेगा नोट सेम है, एल की वैल्यू सभी के लिए सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी की वैल्यू एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, तीनों के लिए क्या होगी बेटा, सेम। तो ये तो इसका पहला पॉइंट हो गया कि भाई कैपेसिटेंस इसका क्या होगा। फिर इसने कहा भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ क्या होगी। अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई ग्राफ से कि जो करंट है ना वो किसका सबसे ज़्यादा है, पीक करंट सबसे ज़्यादा किसका है, एक्स का, फिर पीक करंट वाई का ज़्यादा है, फिर पीक करंट जेड का ज़्यादा है। इसका मतलब आई नॉट एक्स इज़ ग्रेटर देन आई नॉट वाई इज़ ग्रेटर देन आई नॉट जेड, ये है। और हमें पता है कि भाई करंट है ना वो रेजिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो साफ साफ हम ये कह दें कि भाई रेजिस्टेंस है ना वो एक्स का सबसे कम, वाई का उससे थोड़ा ज़्यादा, और जेड का होगा सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो ये होगी रेजिस्टेंस की बात इसकी। फिर इसने क्वालिटी फैक्टर की बात की है। अब भाई करंट का पीक करंट और रेजिस्टेंस तो ओम्स लॉ के रिगार्डिंग एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी हमें पता है 1/R√L/C। तो क्यू है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के। अगर क्यू आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भाई क्यू की वैल्यू अगर आर जिसका कम उसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, तो क्वालिटी फैक्टर एक्स का सबसे ज़्यादा, फिर वाई का, और फिर जेड का। तो ये इसका क्वालिटी फैक्टर आ गया। अब क्योंकि ये तीनों, फिर उसने लास्ट लाइन में ये भी कहा है न्यूमेरिकल में कि भाई व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट नेचर ऑफ द इम्पीडेंस सेटअप एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर बताओ इम्पीडेंस कितना होगा। तो भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस हमें पता है कि ओमेगा नोट पर है ना वो जेड है, आर के बराबर हो जाता है एट रेजोनेंस। एट रेजोनेंस हमें पता है कि z की वैल्यू है ना वो r के बराबर हो जाती है। इसका मतलब सर्किट कैसा हो गया बेटा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्ट सॉरी प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर।
प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर, ये इसका आंसर है। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा सा ये आपको ट्रिक ही दे रखा है और आपको कुछ नहीं करने बेटा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं। ये क्वेश्चन बेटा दे रखा है एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है कि एक एलसी ऑसिलेशंस के अंदर एल और सी की वैल्यू हमें दे रखी है, इनिशियल चार्ज दे रखा है और जब टाइम ज़ीरो है तो बताओ उसका टोटल एनर्जी बताओ कितना होगा। दूसरे पॉइंट में नेचुरल फ्रीक्वेंसी पूछी है और तीसरा और चौथा पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इसने टाइम पूछा है व्हेन कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एंड कम्प्लीटली मैग्नेटिक। और चौथे पॉइंट में कह रहा है कि टाइम बताओ जब इसने अपनी आधी एनर्जी शेयर कर ली इंडक्टर के साथ। ये टाइम वाले फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। And the fifth point, if the resistor is inserted in this circuit then how much energy is eventually dissipated as heat। तो रेजिस्टेंस तो होता ही नहीं है एलसी ऑसिलेशन में, तो सारा का सारा अगर आर को जोड़ देंगे तो पूरा हीट ही लॉस हो जाएगा। ये तो बेटा इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक एलसी ऑसिलेशन के अंदर एल की वैल्यू 20 मिली हेनरी, सी की वैल्यू 50 माइक्रोफेरेड और इनिशियल चार्ज हमें ये दे रखा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द, पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द टोटल एनर्जी स्टोर इनिशियली इट इज़ कंजर्व ड्यूरिंग द एलसी ऑसिलेशन। तो भाई पहले हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, हमने डिराइव भी किया था। वो क्या होता है, हाफ ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन में सी। तो इस वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो 1/2 क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 10 × 10 की पावर -3 और इस सारे का होल स्क्वायर और अपॉन में 50 माइक्रोफेरेड 50 × 10 की पावर -6। इसको सोल्व करोगे तो ये सारा कट रहा है भाई, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, नीचे भी 100 ही है तो ये सारा कट जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 6। तो ये आंसर कितना आ गया 1 जूल आ गया। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। फिर दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि हमारे पास व्हाट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो वही नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, रेजोनेंस में भी बताया था आपको, 2π√LC। वैल्यू रख दो बेटा 1/2π√L की वैल्यू कितनी है 20 मिली हेनरी 20 × 10 की पावर -3। सी की वैल्यू कितनी है 50 × 10 की पावर -6 और इसको मैंने सोल्व किया तो इसका आंसर हमारे पास आया था 159 हर्ट्ज़। ठीक है, ये आप सोल्व कर लेना, मैंने सोल्व कर लिया है। तो इसका तीसरा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से समझना है। ये कह रहा है कि भाई किस टाइम के ऊपर, एट व्हाट टाइम द एनर्जी स्टोर, टाइम बताओ किस टाइम के ऊपर, टाइम हमें निकालना है, बताओ किस टाइम के ऊपर एनर्जी स्टोर होगी, या तो किस में हो, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली या कम्प्लीटली। तो भाई पहला पॉइंट हम ले लें कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली, कंप्लीट इलेक्ट्रिकली एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिकली हमने लिया। और कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली एनर्जी स्टोर किस में होगी बेटा, कैपेसिटर में ही होगी ना, तो कैपेसिटर को उठा लेते हैं। और कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा, भाई एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में Q = CV या हम कहें हाफ Q²/C। तो भाई चार्ज मुझे मैक्सिमम चाहिए अगर कम्प्लीटली एनर्जी स्टोर मुझे इलेक्ट्रिकली चाहिए तो चार्ज की इक्वेशन हमने आपको एलसी ऑसिलेशन में बताई थी, Q = Q0 cos ωt। और ये चार्ज मैक्सिमम तब होगा, चार्ज मैक्सिमम तब होगा जब cos ωt की वैल्यू या तो क्या हो 1 या क्या हो बेटा -1, क्योंकि कोस की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है -1 से 1 के बीच में। तो भाई या तो चार्ज है वो भाई +Q0 होगा, मतलब Q की वैल्यू या तो +Q0 होनी चाहिए या Q की वैल्यू -Q0 होनी चाहिए। और उसके लिए cos ωt या तो प्लस माइनस या तो +1 के बराबर हो या -1 के बराबर हो। इसका मतलब ωt है वो किसके बराबर आ गया भाई 1 के बराबर कब होगा, मैं इसको जनरल इक्वेशन लिखूँ भाई, कोस की वैल्यू 1 कब होती है 0 पे होगी, 0 पे होगी, 2π पे 4π पे, और -1 कब होगी π 3π 4π, ये आपको 5π ये आपको बताया था। तो हम इसको फार्मूला लिख देते दैट इज़ इक्वल टू nπ। अब जो ओमेगा है इसको लिखेंगे तो 2π/t × t = nπ। यहाँ से अगर मैं t की, क्योंकि मुझे तो टाइम निकालना है, ठीक है, अभी हमें टाइम निकालना है, तो बेटा टाइम की वैल्यू कैसे लिखेंगे, t बराबर यहाँ से स्मॉल टाइम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पाई से पाई कट गया, तो स्मॉल t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पर स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पाई से पाई कट गया और स्मॉल t आ गया nt/2। स्मॉल t की वैल्यू क्या आ गई nt/2, और n की वैल्यू 0 भी 1 2 3 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि आप रखो n की वैल्यू देखो 1 रखो यहाँ पर,
एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ओमेगा टी पाई के बराबर, 0 के बराबर रखोगे तो ओमेगा टी 0 हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो ओमेगा टी पाई हो जाएगा। तो आ रही है ना ±1 की वैल्यू, क्योंकि एन है बेटा वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये लाई करता है। तो यहाँ से टी की वैल्यू, जब एन की वैल्यू 0 रखूँगा तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 0। एन की वैल्यू 1 रखूँगा तो कितनी आएगी t/2। एन की वैल्यू 2 रखूँगा तो क्या आ जाएगा t। एन की वैल्यू 3 रखूँगा तो 3t/2 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिकली, ये है टाइम पीरियड व्हेन द एनर्जी स्टोर इज़ कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास इसी के अंदर इसने कहा है कि कम्प्लीटली मैग्नेटिक होनी चाहिए। कम्प्लीटली मैग्नेटिक। अब ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक कब होगी, तो देखो कम्प्लीटली मैग्नेटिक, अब मैग्नेटिक के अंदर हमें पता है कि भाई मैग्नेट में करंट होता है, चार्ज होता नहीं, तो Q बराबर Q0, जो चार्ज स्टोर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है LC ऑसिलेशन में, दैट इज़ Q बराबर Q0 cos ओमेगा टी। अब चार्ज है, अगर मुझे कम्प्लीटली मैग्नेटिक चाहिए तो चार्ज की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी भाई, चार्ज होना चाहिए मिनिमम, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह खाली हो जाएगा तभी तो वो कम्प्लीटली मैग्नेटिक एनर्जी होगी। तो भाई Q की वैल्यू है ना वो 0 के बराबर कब होगी, मतलब Q की वैल्यू 0 तब होगी जब हमारे पास कोस ओमेगा टी है वो किसके बराबर है 0 के। और कोस ओमेगा टी 0 कब हो सकता है, जब मैं ओमेगा टी की वैल्यू को क्या लिख दूँ 2n+1 इंटू पाई/2 सॉरी, क्योंकि 90, क्योंकि हमें पता है कि भाई ओमेगा टी है ना वो 90 डिग्री होगा ना, तभी भाई 90 पे हो सकता है, 90 के बाद हमारे पास उसके अलावा आगे बढ़ते जाएंगे तो 90 डिग्री आगे बढ़ते जाओ ये वैल्यू 0 होती जाएगी। तो कोस ओमेगा टी कितने पर होता है 0, 90 डिग्री पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जनरल फार्मूले में 2n+1 पाई/2। और n की वैल्यू है वो फिर से वहीं लाई करेगी, n की वैल्यू 0 1 2 3, क्योंकि मुझे तो कोस ओमेगा टी 0 चाहिए, तो मुझे एक ऐसी जनरल इक्वेशन बनानी थी ओमेगा टी की जिसकी वजह से यहाँ पर कोस ओमेगा टी 0 हो जाए। तो भाई n की वैल्यू देखो 0 रखो तो पाई/2, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 3π/2, भाई 1π/2 3π/2 5π/2, इनके ऊपर ही तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ से ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ 2π/t इंटू टी बराबर 2n+1 पाई/2, पाई से पाई कट गया तो स्मॉल टी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2n+1, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो t/4, ये वैल्यू आ गई। अब n की वैल्यू आप रखो 0 1 2 3, तो कम्प्लीटली मैग्नेटिक के लिए जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, n की वैल्यू 0 रखते ही क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से t/4। n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 3 3t/4। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 और 1 5 5t/4 एंड सो ऑन। ये तुम्हारा आंसर है कम्प्लीटली मैग्नेटिक का। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। इसके बाद इसका जो लास्ट पॉइंट है वो देखो वो क्या कह रहा है, उसमें क्या कहता है बेटा, लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि भाई एट व्हाट टाइम इज़ द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली, भाई कितना टाइम लगे, एट व्हाट टाइम इज़ द टोटल एनर्जी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटर। अब भाई टोटल एनर्जी पीछे हम जो स्टोर कर चुके हैं, इसका जो फोर्थ पॉइंट है, उसमें टोटल एनर्जी जो हम स्टोर कर चुके हैं वो कितनी आई 1 जूल, और ये 1 जूल कितनी थी बेटा, हाफ ऑफ Q0² c, यही थी ना टोटल एनर्जी। अब ये कह रहा है कि किस टाइम के ऊपर टोटल एनर्जी शेयर्ड हो जाएगी इक्वली। इक्वली का मतलब टोटल एनर्जी का आधा, भाई 1 जूल है तो आधी इसको चली जाए इंडक्टर को और आधी कैपेसिटर को चली जाए, और ऐसा कब होगा, तो भाई हम जानते हैं कि भाई टोटल एनर्जी जो होती है एक कैपेसिटर में, टोटल एनर्जी एक कैपेसिटर में कितनी होती है हाफ Q² c, और टोटल एनर्जी का आधा हो जाए दैट मीन्स हाफ ऑफ टोटल एनर्जी का आधा हाफ ऑफ Q0² c, दैट इज इक्वल टू 1/2 Q² c। समझ में आया। उसने ये कहा है बेटा किस टाइम पीरियड के ऊपर जो टोटल एनर्जी है ना वो शेयर हो जाए इक्वली। इसका मतलब टोटल एनर्जी तो ये थी, ये मैंने निकाल ली थी, अब वो कह रहा है कि भाई इक्वली शेयर हो, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी का आधा
आधा शेयर हो जाएगा ना। तो टोटल एनर्जी का एक कैपेसिटर में फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी, एक एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर बाई सी, और टोटल एनर्जी का आधा, इसका मतलब इस हाफ ऑफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी का आधा। तो हाफ से हाफ कट गया, सी से सी कट गया, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो आगे आएगी क्यू नॉट बाई अंडर रूट 2। ये आगे उसने टाइम पूछा है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट बाई अंडर रूट 2 दैट इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। हमें ये टाइम चाहिए, साफ साफ दिख रहा है, तो कोस ओमेगा टी है वो 1 बाय अंडर रूट 2 के बराबर आ गया। दैट इज़ में कोस कितने पर अंडर रूट 1 बाय अंडर रूट 2 होता है, पाई बाय 4। तो ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 4 दैट इज़ इक्वल टू एक ओमेगा टी, तो हमारे पास पाई बाय 4 आ गया। और पीछे हम एनर्जी स्टोर करके आए थे कैपेसिटर में, अभी अभी जो टाइम हम निकाल के आए थे ना, वो कितना आया था बेटा, 2 पाई टी अपॉन में टी इज़ इक्वल टू एन पाई। अभी अभी पीछे कैपेसिटर में देखो ये एनर्जी स्टोर हमने निकाला, ये देखो यहाँ पे कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल में कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर जो हमने निकाला वो कितना आया था, 2 पाई टी टी इज़ इक्वल टू एन पाई, यही आया था ना। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आधी एनर्जी स्टोर होने के में कितना टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम भी हमें चाहिए। तो इसका मतलब आधी एनर्जी स्टोर होने पर फेज़ कितना हो गया था, पाई बाय 4, तो इसमें पाई बाय 4 और ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा भाई, आधी एनर्जी स्टोर हो गई ना, लॉस हो गई। आधी एनर्जी अगर लॉस हो गई तो अब कितना टाइम लगेगा, तो वो एनर्जी लॉस हुई उसको जोड़ दें तो पता लग जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, टी इज़ इक्वल टू, अब 2 पाई टी बाई टी इज़ इक्वल टू, कॉमन क्या रहा है पाई, अंदर क्या रहेगा 4n+1 अपॉन में 4, पाई से पाई कट गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 4n+1 इंटू टी क्रॉस मल्टीप्लाई, और 4 दूनी 8। तो ये है वो टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला। और अगर मैं इसमें अब टाइम की वैल्यू देखो अलग अलग रखेंगे तो वैल्यू हमारे पास आई जाएगी अलग अलग। जैसे n की वैल्यू अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इनिशियली टाइम तो 0 ही था ना, तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, t/8। n की वैल्यू 1 रखो तो 4 और 1 5, 5 t/8। n की वैल्यू 2 रखोगे, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 t/8, ठीक है। तो ये वैल्यू आएंगे हमारे पास। n की वैल्यू 0 रखेंगे तो t/8 हो गई। n की वैल्यू बेटा 1 रखोगे तो 4 और 1 5, 5 t/8। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9 t/8। तो ये वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है भाई, ये वैल्यू आएंगे अपने पास। इसके अलावा देखो ज़रूरी नहीं है कि आप भाई कोस ये 1/√2 पाई बाय 4 के बराबर ही हो, ठीक है बेटा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये पाई बाय 4 के बराबर ही हो, इसमें ये 3 पाई बाय 4 के बराबर भी हो सकता है, ध्यान दो इस चीज़ का, क्योंकि कोस 3 पाई बाय 4 भी तो 1/√2 होता है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसमें आप पाई बाय 4 के अलावा अगर 3 पाई बाय 4 भी ले लेते हो ना, तो वो भी आपका चल जाएगा बेटा काम, ठीक है। तो उसमें आप इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आप पाई बाय 4 की जगह अगर आप 3 पाई बाय 4 ले लोगे ना, यहाँ पर इसमें 3 पाई बाय 4 दिखा दूँ, अगर पाई बाय 4 की जगह 3 पाई बाय 4 ले लूँगा तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3t/8, ठीक है। उसके अलावा n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 और 1 3 7, 7 t/8 ऐसे। तो बचा हुआ टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड आया है कब, जब फेज़ हमने कितना लिया, पाई बाय 4। ये टाइम पीरियड अपने पास कब आया, जब फेज़ हमने कितना लिया, 3 पाई बाय 4। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था। और उसके बाद पांचवा पॉइंट है इसका, फिफ्थ पॉइंट, उसमें ये कह रहा है कि भाई इफ़ द रजिस्टर इज़ इंसर्टेड इन द सर्किट, हाउ मच एनर्जी इज़ इवेंचुअली डिसिपेटेड एज ए हीट। तो भाई आर है ना, इसमें आर को इंसर्ट कर दे तो भाई कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी। तो वैसी बात है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जैसे हम रेजिस्टेंस को इसके अक्रॉस जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस डंप कर देगा बेटा, आर डंप आउट द एलसी ऑसिलेशन। सो सारी की सारी कितनी एनर्जी स्टोर हुई थी उसमें 1 जूल, वो सारी की सारी को लॉस कर देगा। अगर इफ़ completely lost 1 joule energy lost completely when we join a resistor, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा कि पढ़ाने चाहिए।
ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से करने हैं।